उत्तर प्रदेश रायबरेली के रहने वाले नरेश जी और उनकी पत्नी शीला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनके यहाँ बेटी नहीं हुई, सिर्फ 2 बेटे थे। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि उनके यहाँ बेटी नहीं हुई, बल्कि वो इस उम्मीद में थे कि चलो 2 बेटे हैं, बहू आएगी तो बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। बड़े बेटे का नाम योगेश और छोटे बेटे का नाम ओमकार रखा था। दोनों बेटे उनके बहुत ही प्रिय थे, समझो माँ बाप की आंखों का तारा थे। अपनी इस छोटी सी दुनिया में चारों बहुत खुश थे। बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया था तो नरेश जी उसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश करने लगे। अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें योगेश के लिए एक अच्छी सी लड़की चाहिए। कुछ दिन बाद पता चला कि पास के ही गांव में एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। नरेश जी पत्नी और बेटे के साथ चले गए उसे देखने और उसे पसंद करके आ गए। क्यों ना करते, किसी चीज में कमी नहीं थी, खूबसूरत बहुत थी। हफ्ते भर में ही दोनों की शादी हो गई। बहू के घर आने से माँ बाप बहुत खुश थे। भाभी की खूबसूरती देखकर ओमकार दीवाना हो गया था। उनके आगे पीछे हर वक्त घूमता रहता था। भाभी जो कुछ भी कहती थी प्यार से वो कर देता था। शुरू में तो कुछ दिन ठीक ठाक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चेहरे से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मन से नहीं। साथ ही जबान की बहुत तेज तर्रार थी। भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वो उससे कहती है वो हर काम प्यार से करने को राजी हो जाता। एक दिन ओमकार की भी शादी हो जाती है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसका परिवार बहुत नेक था। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख जाना ही नहीं कि पति क्या होता है, क्योंकि ओमकार को तो उसकी भाभी पसंद थी। माँ बाप की मजबूरी से उसने खुशी से शादी की थी। घर में पत्नी के होते हुए भी उसकी तरफ देखता भी नहीं था और भाभी से बहुत खुश रहता था। ओमकार अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पत्नी को 8-8, 10-10 दिन हो जाते थे, लेकिन ओमकार उसके पास भी नहीं जाता था। खुशी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं थी ओमकार को। कोई भी प्यार की बात नहीं करता था अपनी पत्नी से। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो उसे फटकार लगा देता था, क्योंकि ओमकार पहले से ही अपनी भाभी के चुंगल में फंसा हुआ था। जो कुछ उसकी भाभी कहती थी ओमकार वही करता था। कभी पत्नी को मारना, कभी उससे झगड़ा करना, कभी उससे बिना बात के नाराज हो जाना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव ज्यादा था। घर में भाभी के होते हुए ओमकार ने अपनी पत्नी को नजर भर देखा भी नहीं, कभी उसके पास जाने की कोशिश भी नहीं की। अगर चाहता था भी तो उसकी भाभी उसे रोक लेती थी। जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि चचेरे भाई के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई ना था। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके चली जाती है। खुशी के चले जाने के बाद ओमकार की भाभी का रास्ता और आसान हो जाता है। एक दिन उसकी भाभी ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, ढेर सारा पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। ओमकार अपनी भाभी की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनकी बात नहीं टाल पाता। दोस्तों से संपर्क करके उसे 1-2 महीने में ही वीज़ा मिल जाता है। ओमकार बिना पत्नी को बताए ही खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी करने लगता है।
अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूंगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन ओमकार की भाभी अपने पति योगेश से कहती है, जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है और उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती और प्रॉपर्टी है अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में आगे काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी तो सोचो हमारी जिंदगी कितने अच्छे से कटेगी। पैसा ही पैसा होगा, राज करेंगे हम। योगेश के मन में पैसों का लालच आ जाता है और पत्नी के कहे अनुसार वो तहसील जाता है और वकील से मिलकर पहले ही सेटिंग बना लेता है। फिर एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से ये कहता है कि सरकारी योजना आई है, आप दोनों तहसील चलकर फॉर्म भर देंगे तो आपको बुढ़ापे में पेंशन आया करेगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीन, चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये सब करवाने वाली ओमकार की भाभी होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद दोनों पति पत्नी बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर घर से बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई देता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर ओमकार की पत्नी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते तो हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती हैं। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी चाहे भीख मांगकर ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। भाई के घर से निकलकर लोगों के घर घर काम मांगती है, पर लोग उसे काम नहीं देते, धिक्कार कर उसे भगा देते हैं। पेट की भूख से मजबूर होकर एक दिन खुशी घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। दौड़कर उनके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी आप लोग यहाँ इस हाल में पर क्यों? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि बेटी तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा लिया और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। काम के लिए इधर उधर बहुत कोशिश की, पर इस उम्र में कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। पास में पैसा नहीं था। पेट की भूख मिटाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। खुशी भी वक्त की मारी हुई थी। वो अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनका साथ देने लगी। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। लगभग 2 साल बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं। ना जाने क्यों भैया भाभी का फोन नहीं लग रहा। जब वो घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ये मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के 1-2 आदमियों ने ओमकार को बताया। यह सब सुनकर ओमकार के होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, भाभी पर मैंने कितना भरोसा किया। उनके कहे अनुसार अपनी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कभी भी खुशी से प्यार भरी 2 बातें नहीं की और ना ही उसे पत्नी का सुख दिया। यहाँ तक कि उनके कहने पर ही माँ बाबूजी को उनके भरोसे छोड़कर विदेश पैसा कमाने चला गया।
यहाँ पीठ पीछे क्या होता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ तक कि भाभी ने कुछ भी मुझे नहीं बताया और मैं बेवकूफ़ अपनी पूरी कमाई उन्हें भेजता रहा। अब मैं क्या करूँ? वो अपना सर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। ये नज़ारा देख उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वो दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। बेटे को देखकर बूढ़े माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ खुशी आ जाती है जो अपने सास ससुर के लिए पानी लेने गई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर अपने माता पिता और पत्नी से माफ़ी मांगता है। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर गए होते। तुमने अपनी भाभी के चक्कर में बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत देती है, वही तुम्हारा मान सम्मान करती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जो गलतियाँ हुई है, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया था। तो खुशी कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ओमकार कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, मैं मेहनत और मजदूरी करूँगा और हम सब एक साथ रहेंगे। उसके पास पैसा भी नहीं था, जो कुछ पैसा कमाया था वो सब कुछ अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में पल्लेदारी करने लगता है, गाड़ियों से सामान उतारना और सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग का काम करने लगता है। दिन भर मेहनत करके जो पैसा कमाता अपने घर का खर्च चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक तो कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर खुशी का पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता है। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचाने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुका देते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं, घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वो फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा
अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करने के बाद योगेश पत्नी के साथ ससुराल रहने चला गया था। योगेश के ससुराल वालों ने तब उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो योगेश के ससुराल वालों ने उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। योगेश को अब एहसास हुआ कि उसने जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किया वही आज उसके साथ हो रहा है। उसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उनका कितना दिल दुखाया आज उसे महसूस हो रहा था। अब वो भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे दोनों। 2-2 दिन हो जाते हैं, खाना भी नसीब नहीं होता था। पानी पी पी कर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जब ओमकार और उसकी पत्नी खुशी को दुकान पर बैठा हुआ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं पर बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी अपने सास ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना माँ बाबूजी से, उनको हाथ भी मत लगाना। अरे शर्म नहीं आती आप दोनों को? सिर्फ पैसों के चक्कर में अपने ही माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। भाभी तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर करवाया था। तुम दोनों ने मेरी जमीन जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने आए हो हमारे पास? तभी उसके भैया भाभी हाथ जोड़कर उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं और हमें अपने किए की सज़ा भी मिल चुकी है। कुछ भी हो आप लोग जहां मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब स्थिति को देखते हुए बूढ़े माता पिता कहते हैं कि बेटा ओमकार, इनसे गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हुई है, आखिर है तो तुम्हारा ही भाई। जो होना था सो हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। तभी ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं पर हैं तो हमारा ही परिवार, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर हैं तो ये मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया वो अब दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वो अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।